प्रोग्राम का आगाज़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की सेहत की दुआ के लिए। मेरे ख़्याल पूरी कौम इस वक्त दुआ कर रही है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जल्द सेहतयाब हो जाएं, और मेरी भी ख्वाहिश यही है। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि फवाद चौधरी साहब की ज़िंदगी भी ख़ान साहब को लग जाए, शहरयार आफरीदी साहब की ज़िंदगी भी ख़ान साहब को लग जाए, अब्दुल हफीज़ शेख साहब की ज़िंदगी भी ख़ान साहब को लग जाए। ख़ान साहब इतना बड़ा सरमाया हमारे मुल्क का, इन तमाम जो अहम PTI के अहदेदार हैं और इनके अलावा भी इन सब की ज़िंदगियाँ लग जाएँ ख़ान साहब को। उसकी वजह यह है कि ये एक अकेला लीडर है जो मुल्क को बचा सकता है, और इस वक्त मैं यही महसूस करता हूँ, और सबकी ये दुआ भी होगी। बल्कि रह भी गए मुराद सईद साहब की उम्र भी लग जाए ख़ान साहब को, उनकी ज़िंदगी भी ख़ान साहब को लग जाए। ख़ान साहब पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सियासी तौर पर जो है वो एक तौर मुल्क को तब्दील करके रख दिया है, शफाफियत का निज़ाम लेकर आए हैं। आगे चल के यही ख्वाहिशमंद हैं कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। ये नाजरीन एक वबा है, मुख्तसरन बात करूँगा, लंबी बात नहीं। ये एक वबा है और आप सब लोग वबा को झुटला रहे हैं। ये वबा फैल रही है और आप लोग खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुनफरिद मुल्क है जिसको वबा की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, वो नहीं पहुंचा। घर जल गया, घर तबाह हो गया, खाने को कुछ नहीं रहा, लोग घरों में रहे दिनों तक महसूर, खुराक नहीं मिली, गरीब बेचारा बेरोजगार हो गया। वबा ने कुछ नहीं किया, वबा ने कुछ नहीं किया। माशी तौर पर मुल्क तबाह हो गया। -0.4% के ऊपर बैनुल अक़वामी जरीदे और रसाले कहते हैं पाकिस्तान की GDP चली गई -0.4%, यानी मनफी चली गई GDP ग्रोथ रेट, यानी गिरावट का शिकार है। आप सब बोलें बड़ा अच्छा हुआ, हाँ पाकिस्तान बच गया, वाह वाह वाह। यार अब इससे ज्यादा कुछ होगा? इस वबा ने पाकिस्तान की मईशत को उजाड़ के रख दिया, लेकिन हम चापलूसियों में लगे रहे क्योंकि हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि होंठ सिले हुए, क्योंकि जो आपकी मर्जी होती है, जिस दिन होती है, आप जो कहते हो हमें मानना पड़ता है। जिस दिन आप कहते हो हिंदुस्तान दुश्मन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ख़त्म कर देंगे हिंदुस्तान को, बम गिरा देंगे, ये कर देंगे, उस दिन हमें मानना है कि हाँ गिराना है बम, इनको छोड़ना नहीं, इनको तबाह कर देना है। और जिस दिन आपकी मर्जी होगी, आप कहेंगे सुलह हो गई, सफाई हो गई, बातचीत दोबारा से शुरू करो, चलो भाई शुरू कर दो, हाँ भाई इंडिया हमारा दोस्त है, चल भाई उर्मिला को बुला लो, फ्यूजन बैंड को बुला लो, डांस शुरू कर दो, अली जाफर से गाने गवाना शुरू कर दो, आतिफ असलम को दोबारा से वहाँ भेज दो, शकील कॉमेडियन को वहाँ भेज दो, अब दोस्ती कर लो। आपकी जो मर्जी होगी हमें वो करना पड़ेगा भाई। ये मुल्क का हिसाब बन गया। आप लोगों के अवाम की बात कर रहा हूं मैं, किसी इदारे, किसी जगह, किसी शख्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोग सोचते नहीं हैं। वबा से बचने के बजाय कहते हैं वबा से लड़ेंगे। छोटा सा जरसूमा है ये, छोटा सा जरसूमा जिससे लड़ने की बातें कर रहे हो आप, छोटा सा जरसूमा है। सारी दुनिया को इसने तिगनी का नाच नचाया हुआ है इस छोटे से जरसूमे ने। थर्ड वेव आने वाली, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, बाकी लोगों की तरह मैं छुपाऊंगा नहीं। लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाओ, कंप्लीट लॉकडाउन आने वाला, कंप्लीट लॉकडाउन सब पे लागू होगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। मुख्तसर सा उनका तारुफ हो गया। अब इसके साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। फिर बढ़ा दी बिजली की कीमत, ₹5.65 मुझे बता रहे हैं शोबा तहकीक वाले कि इसकी मंजूरी या तो दे दी या मंजूरी का प्रोग्राम बना रहे हैं। आपको पता है कि आपके बिजली के बिल के ऊपर इसका कितना बड़ा असर होगा? जी आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, ये आपके ऊपर बिजली की तरह गिरेगा, आसमानी बिजली की तरह, और फिर आप रोएंगे, तकलीफ में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, क्योंकि इन गर्मियों में आपका बिल इतना ज़्यादा आएगा कि उसके बाद अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला नहीं भी हैं तो भी किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। और याद रखें कि इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि कितनी भी बचत कर लेंगे बिजली की बिल उतना ही आएगा। कैसा दिया?
देखो ये नई चीज है, आप कितनी कोशिश कर लो, एसी बंद कर लो, पंखे बंद कर लो, लाइटें बंद कर लो। अब ये देखें जितने अंकल देख रहे हैं पूरा दिन लाइटें बंद करते रहते हैं। अरे भाई लाइटों से बिजली थोड़ी बचती है, बिजली बचेगी आपकी बेसिकली फ्रिज से, जिन चीजों में कंप्रेसर होता है या जिन चीजों में मोटर होती है, और वो अनअवॉइडेबल है। पानी की मोटर नहीं चलाओगे, पानी की मोटर नहीं चलाओगे क्या? पानी की मोटर तो चलानी पड़ेगी, खामोश क्या बैठे हुए हो? पानी की मोटर चलानी पड़ेगी, वो अवॉइडेबल नहीं है, वो अपनी जगह चलेगी। जितनी मोटर वाली चीजें होती हैं वो बिजली खाती हैं। इस्त्री है, कपड़े इस्त्री नहीं करोगे, चुड़मुड़े पहनोगे हैं, ऐसे ही बस पहन के चले जाओगे दफ्तर में रोज। वैसे सियासतदान तो ऐसे ही चले जाते हैं, लोग फिर भी सलाम करते हैं। अच्छा खैर एनीवे, वो भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और सुनो, कंप्रेसर वाली चीजें, बोले एयर कंडीशनर कम चलाएंगे। चाचा एयर कंडीशनर वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले, जितनी दफा नई दफा स्टार्ट करोगे ना उतनी दफा ज्यादा बिजली खाएगा वो। कि मैं 2 घंटे चलाऊंगा, कमरा गर्म हो जाएगा, फिर चलाओगे, फिर ठंडा करने के लिए बिजली उतनी लगेगी बाबू। तो अपनी तरफ से बड़ी बिजली की बचतें इनसे नहीं होंगी भाई, चीजों से। बिजली की कीमत कम होनी चाहिए, लेकिन अब क्या करें। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम करता हूं शो में। अब सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं, एक साथ इतनी सारी खबरें आ गई। बात आपसे बिजली पर करनी है, मुल्की हालात तब्दील हो रहे हैं, वबा के असरात की वजह से, अब तीसरी लहर की वजह से लॉकडाउन की तरफ भी जा रहे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पहले तो ये बता दें कि ये जो इतना वावेला खड़ा किया हुआ कि साहब पाकिस्तान की मईशत को इसकी वजह से कोई हर्ज नहीं हुआ, तो हम बड़े खुश हैं, हमारी मईशत बड़ी टॉप जा रही है। जरा पाकिस्तान की मईशत का नक्शा खींच दें हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी जो मईशत की शरह नमू है, महंगाई है, बैरूनी सरमायाकारी है, बजट खसारा है, टैक्स जीडीपी रेशो है, ये तमाम आशारिये उससे ज्यादा खराब हैं जो 2.5 साल पहले इस हुकूमत को विरसे में मिले थे। अगर सिर्फ आप एक बैरूनी सरमायाकारी आप ले लें, क्योंकि ये कह रहे थे जो पिछली हुकूमत थी उसका तो एतमाद नहीं था, चोर डाकू थे, तो जो स्टेट बैंक ने आदाद-ओ-शुमार दिए हैं उसमें 2018 में जो माली साल था, $5 अरब की बैरूनी सरमायाकारी आई थी 12 महीने में। इस हुकूमत के जो है 31 महीने में 2.7 अरब की आई है। तो आप ये देखिए कि बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही, टैक्स जीडीपी रेशो गिर गई, हमारी मईशत की शरह नमू गिर गई, बजट खसारा बढ़ गया, मुल्क की बैरूनी कर्जे बेतहाशा बढ़ गए, और रुपए की कदर जो 124 रुपये 20 पैसे पे थी आज 155 और 156 के दरमियान चल रही है। तो मगर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब ये देखिए 26 दिसंबर आ रहा है, बांग्लादेश जो है वो अपना 50 साल वो अपनी आज़ादी की सालगिरह मना रहा है, और आपको पता है कि उसके जो चीफ गेस्ट हैं वो मोदी साहब हैं। अब वो 26 मार्च को जो कुछ वो तमाशा करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी करेंगे, उसको आप छोड़ दें। मगर मैं ये देखता हूँ कि बांग्लादेश में करप्शन पाकिस्तान से ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मगर यहाँ सीपेक भी है, हमारा जो है इदारे भी मजबूत हैं, लोग भी, ब्यूरोक्रेसी भी अच्छी है, मगर हमारी फीकस आमदनी आज है $1,130 और बांग्लादेश की है 2014। ये वो सूरत हाल है कि 50 साल पहले वो बिल्कुल तबाहाल हालत में अलग हुआ था, और हमने भी कहा था कि ये एक लायबिलिटी थी, हमारे सिर से निकल गई। मैं सिर्फ 2-3 आदाद-ओ-शुमार दे दूं ताकि हम पता चले। हम यहाँ तुम वहां, वो कंगले हैं, भिखारी हैं, बंगाली हम पर बोझ हैं, ये सब नारे और तमाशे हमने सुने थे सर कि वो बेकार हैं, काम नहीं करते, उनके पास कोई वसाइल नहीं। आज उनकी मईशत हमसे कितनी ज्यादा बड़ी है, प्लीज बताइए। जी देखिए, फीकस आमदनी उनकी है $2,064, हमारी है 1,130, यानी हमारी आधी है। अगर आप शरह नमू को देखें तो इस साल 2.5% हम कह रहे हैं, जबकि बांग्लादेश जो है वो 6% पर जाएगा। 6%। रिजर्व हमारे रोज जो है ना, हम किसी को सलाम करें तो कहते हैं $21 अरब के रिजर्व हो गए, मगर बांग्लादेश के रिजर्व है $43 बिलियन। हमारे जो $21 अरब के, यानी उनसे आधे, ये भी कर्जों पर है। लेकिन जो है अगर आप प्राइमरी तालीम देखें वो 98% पर है, हम 72% पर हैं। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि उनके सिर्फ बरामदात गारमेंट्स की $35 अरब की है, जबकि वहाँ कॉटन नहीं होता। हमारी तमाम बरामदात, टेक्सटाइल, सर्जिकल, स्पोर्ट्स सब मिला के हम कोई $25 अरब पर जो है या $24 अरब पर खड़े हैं। तो अब सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि ये हम हर चीज में आगे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सीपैक, हमारे मजबूत फौज,
सब कुछ है, लेकिन हम पीछे क्यों जा रहे हैं? हालांकि करप्शन, ये बहुत बड़ा सबक है, करप्शन बांग्लादेश में हमसे ज्यादा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक, लेकिन वो चोर डाकू के नारे नहीं लगाते। हम किस चीज में आगे हैं? एक तरसीलात में हम आगे हैं। हमने जो पॉलिसी बनाई, अभी आप रोना रो रहे थे, बिल्कुल सही, बिजली का। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि बिजली के जो नर्ख बढ़ रहे हैं, तो उसका ताल्लुक महंगाई से सिर्फ नहीं है, आवाम की तकालीफ से नहीं है, उसका ताल्लुक सनतों की पैदावारी लागत से नहीं है, बल्कि मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, इसका ताल्लुक न्यू ग्रेड गेम के तहत जो इस्तेमाली मकासद हैं, उसके तहत जो कुछ पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और पाकिस्तान की सलामती के लिए बेतहाशा खतरात बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी तफसीलात बढ़ रही हैं, हमारी बरामदात नीचे जा रही हैं। उल्टा है दुनिया में। अब आपने बड़ी आम बात की है न्यू ग्रेट गेम वाली, इस पे हमेशा मेरी और आपकी एक बहस सी होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जब पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, ग्रेट गेम का शिकार क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मैं जब लोगों के बड़े बड़े मकानात देखता हूँ, उनके महल देखता हूँ, अमीर दौलतमंद लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है ना, ये मीडिया पर है, ज़ाहिरी बात है, उनके इंटरव्यू भी लेते हैं, कभी कभार उनसे मिलने का मौका भी मिल जाता है, उनके बड़े कलानुमा दफातर का दौरा करने का मौका भी मिलता है। तो मुझे ऐसे लगता है यार, किसने कहा कि पैसे नहीं है पाकिस्तान? और फिर दिल में ख्वाहिश भी होती है कि यार हम भी इन जैसा लाइफ स्टाइल जिएँ, हम भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं। इसी तरह जब मैं सड़क पर आता हूँ ना, तो वहाँ पर जब मैं देखता हूँ हालात, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। कल की बात है, मैंने देखा एक नन्ही मुन्नी बच्ची, पैर में उसके कोई जूती नहीं थी, कपड़े पर मतलब खिड़की पर आकर कपड़ा लगा रही थी। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, मैंने कहा लानत है, लानत ऐसी दौलत के ऊपर, लानत ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर जहां पर ये लोग इस हालत में। और ये रोज के मनाजिर हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, फिर भी हमें शर्म नहीं आती। हम सबको इज्तिमाई तौर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पावर्टी, इनइक्वालिटी, बेरोजगारी, मुफलिसी हमारे इर्द गिर्द है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हर बंदा इसके बारे में बात करता है। अभी मुशर्रफ साहब बैठे प्रोग्राम देख रहे होंगे, इन्होंने पावर्टी एलिविएशन के बारे में, पावर्टी इरेडिकेशन के बारे में बड़ी बातें की। सर कुछ ठोस क्यों नहीं कर पाते हम, ये मुझे समझा दें। देखिए, ऐसा है कि अगर हम एक बात को तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान में जो हमारे ताकतवर तबके हैं, अशराफिया कह लें आप उनको, माफिया कह लें, कार्टेल कह लें, उनका हुक्मरानों के साथ एक गठजोड़ है। किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, उनका एक गठजोड़ है। उनके बगैर वो इख्तिदार में आ ही नहीं सकते, और अगर आ गए तो उनके इख्तिदार में रह नहीं सकते। ये बुनियादी चीज है, गठजोड़ है। इसी तरीके से हमारे कुछ इदारे, स्टेट बैंक, FDR, उनका भी एक गठजोड़ है ताकतवर तबकों के साथ, अशराफिया के साथ। और ये जो पाकिस्तानी अशराफिया हुकूमत है, इनका IMF और वर्ल्ड बैंक और इस्तेमारी ताकतों के साथ एक गठजोड़ है, जिनकी मदद से इख्तिदार में आया जाता है। और लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इंसान का ज़मीर भी तो होता है, उसका ज़मीर मलामत करता है, उसके अंदर भी तो एक इखलाकी मयार एग्जिस्ट करता है। क्या वो उसको कहता नहीं तुम जो कर रहे हो वो गलत है? हर शख्स हाथ नहीं फैला सकता, हर शख्स चोरी नहीं कर सकता। मैं कैसे मान लूं कि सारा का सारा निजाम गठजोड़ में चल रहा है? देखिए, ये तो उसके तो बहुत सारे मैं सबूत आपको दे सकता हूं, लेकिन अभी आप ये देखिए कि स्टेट बैंक का अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे आ चुका है कि रात को उनको दिया गया था और 10 मिनट में डिस्कशन हुआ, सिर्फ 10 मिनट। एक ऐसा एक्ट जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के वापस लाने से है, नवाबादियाती निजाम की एक नई शक्ल में लाने से है, और जिसमें स्टेट बैंक का जो गवर्नर है और डिप्टी गवर्नर है जो कि IMF के मुलाजिम हैं, जो शायद वही वापस चले जाएंगे, उनको न नैब बुला सकता है, न FIA बुला सकता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को हम नैब बुला सकता है। तो इतनी जो अमेंडमेंट हमने 10 मिनट के अंदर कर दी,
तो ये जो हमारे, मैं पूरा एहतराम करता हूँ हमारे काबीना, उनका जमीर कहाँ चला गया था? उन्होंने पढ़ा था इसको कि ये क्या कह रहा है? एक सवाल है ना, अभी तो ये पार्लियामेंट में भी जाना है, फिर उनका जमीर क्या कहेगा? जब आप टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाते हैं और ये कहते हैं जो बिल्डिंग खड़ी है 15 स्टोरी, इसमें 1.5% टैक्स दे दो, ये चोरी का पैसे से बनी, ये माफ हो जाएगा, तो जमीर कहाँ चला जाता है फिर? तो फिर जिस वक्त आप हल्फ को तोड़ते हैं, जब आप इस्तेमारी ताकों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जब आप आवाम को कुचलते हैं, जब कौमी असासे औने पौने बेचते हैं, जब आप टैक्स एमनेस्टी देते हैं, जब IMF से वो शराइत तय करते हैं जो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अगर जो बात आप कर रहे हैं इस हिसाब से इस मुल्क के अशराफिया इतने बेज़मीर हैं, तो क्या उनको निज़ाम चलाने का हक होना चाहिए या नहीं? क्या इस मुल्क की मईशत चलाने का हक उन लोगों के पास होना चाहिए या नहीं? हमारे माशी निज़ाम की बागडोर उनके हाथ में होनी चाहिए या नहीं? अगर आपके मुताबिक वो सब इतने बेज़मीर हो चुके हैं तो नहीं, अगर मैंने तो आपको ये दस्तावेजी सबूत दिए कि दुनिया में किसी मुल्क ने 1.5% पर एमनेस्टी नहीं दी, दुनिया के किसी मुल्क ने अपने मरकजी बैंक पर वो कुछ नहीं दिया जो कल, जो पिछले 2 दिन पहले हमारी काबीना ने दिया है। तो हमारी काबीना ने उस वक्त ये नहीं सोचा कि जो कुछ मैं खुद मुख्तारी के नाम पे स्टेट बैंक को दे रहा हूँ, क्या दुनिया के किसी मुल्क में इतना दिया गया है कि उनसे को बुला के आप पूछ नहीं सकते? और मुझे एक बात बताई जाए, गवर्नर 5 साल के लिए आए या 10 साल के लिए आए, उसका खुद मुख्तारी से क्या ताल्लुक है? खुद मुख्तारी के नाम पर आपने जो कुछ उनको दे दिया है, तो वो जमीर कहाँ चला गया था? मैं तो पूछना चाहता हूँ। और अब ये पार्लियामेंट में जाएगा, सेनेट में जाएगा, नेशनल असेंबली में जाएगा, वहां से कुछ ऊपर नीचे करके पास हो जाएगा। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि क्या, मैं एक जुमला पूरा कर लूं, क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी खुद मुख्तारी दी गई है जो हमारे स्टेट बैंक को दी जा रही है, जिसका गवर्नर भी IMF का मिस्र से आया, डिप्टी गवर्नर भी आया है, और वो जो है कोऑर्डिनेशन बोर्ड को खत्म करके कहा कि आप वजीर खजाना से मिलकर फासले कर लिया करें, वो भी IMF का है। तो फिर हमारा क्या रह गया उसके अंदर? हमारा जो नौबातियाती निज़ाम एक नई शक्ल में लाया जा रहा है, जो न्यू ग्रेड गेम के तहत जो है ये समझ लें ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर लाया जा रहा है। कायदे आज़म ने 1 जुलाई 1948 को ये कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी की अलामत होगा। ये अलामत है कि हमारा कुछ कर ही नहीं सकते। अभी इन्होंने जो है IMF के साथ प्रोग्राम तय किया था, स्टेट बैंक के इन्हीं गवर्नर साहब ने हफीज शेख के साथ मिलकर, तो 13 मई तक प्रोग्राम सस्पेंड रहा, महंगाई 23% तक चली गई। तो किसी ने उनसे पूछा, और जो सेक्रेटरी फाइनेंस था उसको उन्होंने कमरे से निकाल दिया, जो मेंबर था, कि जी आप नेगोशिएशन में मत आए। तो ये हो क्या रहा है? 2 आदमी मिलकर किस्मत का फैसला कर रहे हैं, तो जमीर तो उनका है या नहीं है? कौम ने क्या रिएक्शन दिखाया उस पर, जो दिन भर तकरीरों की एनालिसिस करते हैं? कभी उन्होंने बैठ के देखा कि ये शराइत किसने तय की थी, IMF की क्यों की थी? पाकिस्तान के मुफाद में थी, पाकिस्तान के मुफाद में नहीं थी? ये कौन देख रहा है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आपके सवाल का जवाब भी हम तलाश करेंगे और आपसे गुजारिश करते हुए प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। वो ये है कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब बड़ा ज़रूरी है, अवाम की तरफ से भी हमें बातें सुनने को मिलती हैं कि साहब बैंकारी निज़ाम के ऊपर बात नहीं करते, बैंकारी निज़ाम के ऊपर बात किया करें। पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम की इस्लाह की ज़रूरत है, इनफरादी बैंकों की इस्लाह की ज़रूरत है, सर्विस सही नहीं मिल रही और जनाब मुनाफा शायद उस हिसाब से नहीं मिल रहा, कर्ज़ों का हुसूल मुश्किल है, और बैंकारी निज़ाम के अंदर इनफरादी बैंकों की क़यादत के ऊपर भी सवाल उठते हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना कुछ वक्त आप एक फोर्टनाइट में यानी 2 हफ्ते में एक दफ़ा दें, ताकि हम बैंकारी निज़ाम और इनफरादी बैंकों के मुतालिक गुफ्तगू कर सकें। इसी के साथ ही मैं नाज़रीन आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े सब्र के साथ वो बातें सुनते हैं जो कि मीडिया पर कोई सुनने को तैयार नहीं। आपकी जुर्रत को मैं दाद देता हूँ, और अपनी बात तो खैर मैं कह कर रहता हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि आपके मुफाद में। वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।